नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हम बूढ़े हुए हैं, लाचार नहीं। अपने घर के एक कमरे में बीमार पड़ी सुमन जी अपने पति के फोटो को निहार रही थी। कहने को उनकी बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, पर जब मन ही बीमार हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। अम्मा जी, लीजिए एक खिचड़ी खाकर दवाई ले लीजिए। तभी उनके घर काम करने वाली कांताबाई ने आवाज दी। सुमन जी ने उदासी आवाज में कहा, नहीं कांता, मुझे भूख नहीं है। अरे अम्मा, खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? कांताबाई प्यार से बोली। सुमन जी बोली, क्या करना है कांता, ठीक भी होकर? वैसे भी तन का रोग दवाई से ठीक हो सकता है, पर मन का क्या? वो बीमार हो तो कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है? अम्मा एक बात कहें, आपको छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं कहने से। कांताबाई बोली, तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या मैंने? तो तू मेरे बेटे बहू से बढ़कर है, बोल क्या बोल रहा है? सुमन जी कांता से बोली, अम्मा, तुम्हें भैया जी और भाभी ने इस कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकते नहीं, अपने बच्चों को आपके पास नहीं आने देते, और ना आपको पूरे घर में डोलना पसंद है। फिर भी आप उनके प्यार में मरी जाती हैं, ऐसा क्यों? सुमन जी की मुंह लगी कांताबाई ने आखिर मन की बात बोल ही दी। तुझे पता है, जब तेरे साहब जी यानी तेरे भैया जी के पापा इस दुनिया से गए थे, तब तेरे भैया जी 8 वर्ष के थे। तब मैं कम पढ़ी लिखी औरत, जिसने कभी अकेले बाहर कदम तक नहीं रखा था, उस पर क्या बीती थी। वो तो शुक्र है कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा ये घर उन्होंने अपने जीवन काल में बनवा लिया था, वरना तो कहाँ जाती मैं। तब मुझे अपने बच्चे और खुद का भविष्य अंधकार में लग रहा था। मायके में माँ बाप नहीं थे, ससुराल वालों ने मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, तो बेटे के बाद मुझे क्या सहारा देते? इतना बोल कांता जी हाफने लगी। लो अम्मा, पानी पियो और चुप हो जाओ। पहले ही तबीयत खराब है, और करनी है क्या? कांता उन्हें पानी पिलाती हुई बोली। ना रे, आज मन की बात बोल लेने दे। मैंने तब खुद को मजबूत बनाया और आंगनवाड़ी में खाना बनाने की नौकरी पकड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी मैं। ये इतना बड़ा घर था तो इसको किराए पर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए और मेरे राज को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब घर से बाहर निकली तब पता लगा एक जवान विधवा का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। खैर, किसी तरह बच्चे को पाल रही थी, फाका कशी भी करती, जिससे उसकी सब जरूरत पूरी करने के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी जोड़ सकूं। फिर वो बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए शहर चला गया। मुझे उस वक्त कितनी खुशी मिली थी कि अब कुछ सालों में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसकी शादी तक के ख्वाब देखने लगी थी मैं। सुमन जी इतना बोल अपने आंसू पोंछने लगी। हाँ, इसके बाद तो मुझे पता है, भैया जब पढ़कर नौकरी करने लगे तब उन्होंने साफ बोल दिया वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और आपने भी बेटे की पसंद को अपना लिया। कांता बोली, हाँ रे, क्यों ना अपना दी? आखिर कलेजे का टुकड़ा है वो मेरे, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, पर क्या उनकी पसंद ने आपको अपनाया? ये कैसे रिश्ते हैं अम्मा जी, जहाँ बेटा माँ का त्याग भूल जाए, बहू सास को फालतू सामान समझ ले, और एक माँ मजबूर सी एक कोठरी में अपनी मौत की दुआ मांगे। अम्मा जी, सास भी तो माँ ही होती है। मैंने तो अपनी माँ से हमेशा यही सुना और अपनी सास को माँ का दर्जा भी दिया।
आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा महत्व मेरी सास को दिया जाता है, ना कि पुराने सामान सा उन्हें अलग थलग डाल दिया जाता है। आप काहे सहती हो ये सब? कांताबाई हल्के गुस्से में बोली। अपनी औलाद है वो, उससे क्या शिकवा करूं? वैसे भी शिकवा करने का फायदा भी क्या, जब वो खुद मुझे पुराना सामान समझने लगा है। सुमन जी फिर एक बार आंख के आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा जी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वो खोखले हो जाते हैं। तब उनसे शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनकी औकात बताई जाती है और अपनी कीमत जताई जाती है। कांताबाई ने कहा। तभी बाहर से सुमन जी की बहू सीता की आवाज आई तो कांता चली गई। कांता के जाने के बाद सुमन जी सोच में पड़ गई। यो तो उनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं, लगभग 55 साल थी, पर उन्हें अपनों की बेरुखी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी वो। कहने को बेटा बहू 2 पोते थे, पर उनके पास आ बैठने की फुर्सत किसी को नहीं। इस बीमारी में भी एक कांता ही थी जो उनकी सेवा कर रही थी। बेटे को नौकरी मिलते ही उनकी आंगनवाड़ी की नौकरी भी छुड़वा दी थी, वरना वही मन लगा रहता। तब उन्होंने भी खुशी खुशी नौकरी छोड़ दी थी। अब बेटा बहू के बच्चों को खिलाऊंगी। पर बहू सीता को उनका घर भर में घूमना ही पसंद नहीं था, तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। अपने अतीत और वर्तमान की सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अरे तू मालकिन है इस घर की, इसका पत्ता भी तेरी रजामंदी के बिना ना हिला। नींद में उन्हें पति राकेश जी की आवाज सुनाई दी, जो वो अक्सर सुमन जी से कहते थे, देखिए इस घर में सब मेरी मर्जी के बिना हो रहा है, मैं तो इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। अब सुमन जी बुदबुदाई। सुमन, कांता ठीक कहती है, जब कोई तुम्हारा महत्व ना समझे तो उसे बताया जाता है, यूं खुद को मन ही मन घुलाया नहीं जाता। राकेश जी बोले, पर अपने बच्चों को कैसे कोई महत्व समझाए? उन्हें तो खुद पता होना चाहिए ना। सुमन जी बेबसी से बोली। जब रिश्ते में खोखलापन आ जाता है तब औलाद माँ बाप की कीमत नहीं समझती। ऐसे में माँ बाप का फर्ज है अपने भटके बच्चों को सही राह पर लाए, फिर चाहे उन्हें शाम दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। पर यह बताना जरूरी है कि हम बूढ़े हैं पर लाचार नहीं। राकेश जी बोले। तभी बाहर कुछ गिनने की आवाज हुई और सुमन जी की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा, पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहां थे ही नहीं। सुमन जी में एक बदलाव सा आया। अब वो वक्त पर खाना, दवा सब लेने लगी और कुछ दिन में ही ठीक हो गई। हालांकि शरीर में कमजोरी थी, पर इतनी नहीं कि चल फिर ना सके। माँ बाहर क्यों आई है, कुछ चाहिए था तो कांता से बोल देती, सीता ने देख लिया तो गुस्सा होगी। सुमन जी अपने कमरे से उठकर बैठक में आकर बैठी तो उनके बेटे राजेश ने कहा, क्यों गुस्सा होगी वो, और किस हक से होगी? मेरा घर है ये, मैं चाहे जहां आऊं जाऊं। वो कौन होती है मुझे मना करने वाली? सुमन जी सहमने की जगह लापरवाही से बोली और टीवी चला लिया। ये टीवी किसने चलाया है इस समय? तभी सीता अपने कमरे से ही बोली, मैंने चलाया है, इस घर की मालकिन ने। तुम्हें कोई ऐतराज है? सुमन जी जोर से बोली। उनकी आवाज सुन सीता गुस्से में बाहर आई। तुम कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ को? सीता पति की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। माँ आप अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं आपने? सीता की दोस्त आने वाली हैं। राजेश पत्नी के आगे बेबस हो माँ से बोला, देख बेटा, तू भले ही बीवी का गुलाम है, पर ये मत भूल
ये घर मेरे नाम है और मैंने आज ही वकील को बुलाया है। सुमन जी टीवी बंद कर बेटे के पास आ बोली। वकील को? पर क्यों? सीता और राजेश दोनों चौंक कर बोले। अपनी वसीयत करने के लिए। सुमन जी वापस सोफे पर बैठती हुई बोली। वसीयत पर? क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते सब पर मेरा ही तो अधिकार है। राजेश एकदम से बोला। वाह बेटा, अधिकार याद आ रहा है, पर कर्तव्य उसका क्या? सुमन जी बोली। हाँ, तो हम कर्तव्य भी तो निभा रहे हैं ना। इस बार सीता बोली। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना, वो भी घर की ही नौकरानी के भरोसे। उसकी बीमारी में भी उसके कमरे में झांककर ना देखना कि वो जिंदा है या मर गई। उसे सबसे अलग तलग रखना, मानो वो माँ नहीं, कोढ़ की बीमारी हो। अगर यही फर्ज निभाना है तो ये तो अकेले रहते हुए भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है घर को किराए पर देने का। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं एक कमरा अपने लिए रखकर घर का बाकी हिस्सा किराए पर दे रही हूँ, जिससे मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें तुम्हारे फर्ज से मुक्ति मिल सके। सुमन जी के इतना बोलते ही राजेश और सीता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दोनों तेजी से माँ के पास आकर बैठ गए। उस माँ के पास जिससे बात किए भी उन्हें जाने कितने दिन हो गए थे। माँ, ये क्या कह रही हो आप? उस कोठरी में हम कैसे रह सकते हैं? और आपको तो पता है आपका बेटा एक अच्छी कंपनी में है, उससे मिलने वाले आते रहते हैं। आपकी बहू की सहेलियां आती हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप ये भी तो सोचिए। और फिर आपके पोतों की पढ़ाई लिखाई। राजेश माँ के कंधों पर हाथ रख बोला। वाह बेटा, जब माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं, अब खुद को रहना पड़ेगा तो हवा खराब हो रही है तुम दोनों की। और कौन से पोते जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देती, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मैंने निश्चय कर लिया, बस ये घर किराए पर देने का और मेरे बाद इस घर को अनाथ आश्रम को दान करने का, जिसकी देखभाल कांता करेगी। सुमन जी ने कहा। माँ, हमें माफ कर दो। सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे और इस घर की मालकिन और अपनी माँ का ही अपमान कर बैठे। हमें माफ कर दीजिए, पर हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे। सीता हाथ जोड़ते हुए बोली। सच में रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। आज जब घर हाथ से ज्यादा दिख रहा है तो उन्हें उस माँ के आगे हाथ जोड़ने से भी गरज नहीं, जिससे उन्हें बात करना तक गवारा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ कहने को, वरना तुमने बच्चे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं माना, तो उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुम्हारे वाले कमरे, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग के हैं। और हाँ, वो मेरी कोठरी भी ले लेना। ऊपर की दोनों मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी उपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूंगी। चलो अब ऊपर से अपना सामान हटा लो, सुमन जी ने कहा। पर माँ, केवल 2 कमरे? सीता बोली। हाँ, तो एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का। फिर ये बैठक भी तो है। अगर मंजूर नहीं तो तुम किराए का घर देख सकते हो, सुमन जी सख्ती से बोली। हालांकि वो मन ही मन तड़प रही थी अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करती, पर अब अपना महत्व दिखाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरे में रह लेंगे, ज्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही करा लेंगे, राजेश एकदम से बोला। अगले 3 दिनों में सुमन जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी, साथ ही अपनी वसीयत भी बना दी, जिसमें घर का 80% हिस्सा
उन्होंने अपने दोनों पोतों को दिया, बाकी 20% कांता को, क्योंकि इतने साल निस्वार्थ सेवा तो उसी ने की। उनका बेटा बहू तो अब भी स्वार्थवश उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने वसीयत की भनक अभी अपने बेटा बहू को नहीं लगने दी थी। बेटे बहू तो अपनी अलग दुनिया में है। दोस्तों, जब बच्चे अपने माता पिता का ध्यान ना रखें तो माता पिता का फर्ज है ऐसे खोखले रिश्ते को उनकी औकात याद दिला दे और उन्हें अपना महत्व बताएं कि भले हम बूढ़े हो गए हैं पर लाचार नहीं। क्या आप सुमन जी के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने सही किया या गलत? माँ बाप भी मजबूर होते हैं। जब बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं तो उनको भी कठोर बनना पड़ता है और ऐसे बेटे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मायरा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।